So let me share the presentation one by one. ऑनलाइन जो है वो भी अगर उन्होंने अपना काम अभी तक डिस्कस नहीं किया तो वो अपने टाइम पे आके डिस्कस शेयर कर लीजिएगा, तो मैं आपकी प्रेजेंटेशन भी यहाँ चला लूँ. तो व्हाट वी कैन डू शेयर द स्क्रीन. ओके, सो लेट मी शेयर. ओके जी, सुफियान और आसिम, आप पहले कर लें. अच्छा जी, ओके. सो लेट्स नाउ चेंज टू. अच्छा जी, ओके. चले जी, सो आ जाए जी, और आसिम आप आ जाए. जी, आसिम को सुनिए जी. Assalamu alaikum. My name is Asim Javed, and my topic is machine learning algorithm for malware detection. My topic is machine learning algorithm for malware detection. The outlines of the presentation is introduction, objective, and references. First, we have introduction. As you all know, malwares जो होते हैं सर different types के malwares होते हैं. जो रिसर्च पेपर मैंने इसमें सेलेक्ट किया है, इसमें हम उसकी क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेलवेयर्स की, उसके लिए हम एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डिफरेंट टाइप्स के उनके डाटा सेट्स और उस पर टेक्सोनॉमी पे वर्किंग कर रहे हैं. इसमें हम एक ऐसा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बता सकें कि जो एफिशिएंट हो, जो हमें एडवांस लेवल पे इसकी मेलवेयर डिटेक्शन को जो है डिटेक्ट करके हमें उसका रिजल्ट बताए और साथ उसकी रेजोल्यूशन दे, उसका डिफेंस दे उसका, कि अगर कोई मेलवेयर हमारे सिस्टम में आ गया है तो उसको हम किस तरह वो डिटेक्ट होगा और उस पर हम आगे अपने फर्दर सिस्टम को किस तरह से हम उसको सेव कर सकते हैं, सिक्योरिटी किस तरह इनहेंस कर सकते हैं उसकी. Objective to establish a taxonomy of machine learning algorithm for malware detection, categorizing them based on the approaches and underlying techniques. To assess the current challenges in the field of machine learning based malware detection, including issues related to dataset diversity, feature selection, and real-time detection capabilities. Third, to propose innovative solution of future research for direction for advancing machine learning based malware detection systems. ये सब उसके डिफरेंट कुछ रेफरेंस पेपर्स हैं, 6-7 रेफरेंस पेपर्स हैं इसके. इसमें से जो फर्स्ट रेफरेंस पेपर है उसको मैं लेके अभी चल रहा हूँ. अच्छा जी, पहला थोड़ा बात हो गई सर. जी सर, लैपटॉप में पेपर अगर है तो खोल लें, जो पेपर आपका है ना वो जरा खोल लीजिए. अच्छा, थोड़ी सी गाइडेंस जो सीएस के लोग हैं उनके पर्सपेक्टिव से.
टाइटल आपका ठीक है, ब्रॉडली स्पीकिंग, कि आपने एक मैलवेयर डिटेक्शन एल्गोरिथम पे काम करना है। बट थोड़ा सा भी अब आपने डायरेक्शन में अपने लेके जाना है कि अभी ये जो पेपर आप देख रहे हो ये आपका एक रिव्यू पेपर है। रिव्यू पेपर में जो है ना वो बहुत सारी अप्रोचेस डिस्कस की गई होती हैं। आपने इनमें से एक किसी सिंगल अप्रोच को टारगेट करना है, तो पेपर भी उसी का आपका निकलेगा जो कि बेसलाइन बनेगा, बस। थोड़ा सा इसमें ये अब रिव्यू है 2019 का। अब 2024 5 साल में बहुत चीजें चेंज हो गई। तो अब आपने अगर रिव्यू पेपर में से कोई अप्रोच सेलेक्ट करनी है तो फिर रिव्यू पेपर करंट कोई ढूंढना पड़ेगा आपको कि पहले वो पढ़े जो 23 या 24 में पब्लिश हुआ हो, फिर उसके अंदर से कोई एक सिंगुलर अप्रोच निकालें जो कि आपको समझ आती हो कि यार ये सबसे अच्छी अप्रोच बन सकती है जिसको लेके मैं चल सकता हूँ। ठीक है, दैट वुड बिकम योर एग्जैक्ट टॉपिक देन, और उसमें से फिर आप चीजें निकाल सकते हैं अपनी बाकी। ठीक है। बाकी ये कि जो पेपर भी आप देख रहे हैं इस पेपर ये पेपर जिन जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं उनकी क्वालिटी को आपने अलग से असेस करना है कि वो स्कोपस पे है, वेब ऑफ साइंस पे है, एचजेआरएस में है, वो बेंचमार्क्स में क्या क्या उनमें वैल्यूज हैं वो आपने अलग से देखना है। अच्छा, उसमें कोई ऐसी जरूरत नहीं होती कि कोई बहुत हाई इम्पैक्ट फैक्टर है या बहुत हाई साइटेशन स्कोर है तभी सेलेक्ट करना है। सिर्फ अगर है, यस है, और आपको समझ आ रहा है, तो इट मीन्स इट्स गुड इनफ आइडिया कि ये काम। मैंने शायद क्लास में बताया हुआ था कि सिर्फ 0.2 इम्पैक्ट फैक्टर भी अगर है किसी जर्नल का तो वो वर्ल्ड क्लास पब्लिकेशन काउंट होती है। सही है। तो ये नहीं देख इस पे नहीं करना क्या, जब तक मैं कोई 4 इम्पैक्ट फैक्टर या 10 इम्पैक्ट फैक्टर का जर्नल आर्टिकल होगा तभी सिलेक्ट करूंगा। सिर्फ वेब ऑफ साइंस में यस हो, स्कोपस में यस हो, एचजेआरएस में इंडिकेट हो रहा हो, तो आप कह सकते हैं कि जी ठीक है ये, अगर जर्नल आर्टिकल पे होमवर्क कर रहे हैं। या कॉन्फ्रेंस पे भी जा सकते हैं। कॉन्फ्रेंस में अगेन आपने देखना है कि वो किसी बैनर के नीचे हुई हो, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही हो, और कुछ इस तरह के जनरल पैरामीटर्स आपने देख लेने हैं। तो वो आप कॉन्फ्रेंस पेपर भी लेके चल सकते हैं। ठीक है। तो बट दिस इज दी ओनली, मेरे ख्याल में यहाँ पे जो करेक्शन लगने वाली है वो आप जब लगा लेंगे तो आपका आइडिया जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। बाकी आई थिंक ये जर्नल जो इटसेल्फ, ये जो आप रिव्यू पेपर पढ़ रहे हैं ये अच्छा जर्नल लग रहा है मुझे। बट ये कि आप और अपने एंडपिक्स को एक्सप्लोर कर लीजिएगा। ठीक है। ठीक हो गया सर, चलें, थैंक यू। सो लेट्स मूव टू दी सुफियान। अच्छा जी, ओके, सो खोलने आप शेयर कर लें, शेयर स्क्रीन। चलिए, चलिए, अब ये है स्टूडेंट, इनका एरिया बनता है मैनेजमेंट साइंस या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है जी। तो आप कंट्रोल F5 आई थिंक। चलो जी, आ जाइए। So my name is Sufyan Ahmed, sir. My topic is relationship among knowledge-oriented leadership, customer knowledge management, innovation quality, and firm performance in small medium enterprises. Uh, this paper is published in Journal of Innovation and Knowledge, and date of publication is 22nd January 2022. And authors are as Flash, sir, Dr. Pontep and Dr. Puna, and Ne Chi and Dr. Sirish Shuk. Sir, these names are really difficult. Sir, sir. Sir, small medium business enterprises play a vital role in developing countries by creating jobs, opportunities, and boosting economics. Small medium enterprises play 99.54% in economic growth.
This research paper shows that in Thailand, these small medium enterprises play a vital role at 99.454% in their GDP and plan up to 50% of contribution in 2025. They are planning it. Knowledge-oriented leadership and customer knowledge can improve firm performances by creating competitive advantage and support learning. And knowledge is a crucial asset nowadays in management. Innovation is another variable which we can use innovation to competitive advantage in firm performance. Focus on small medium enterprises is crucial for Pakistan's economic growth also, sir, and it can highly impact the employment opportunities, creating effective management in small medium enterprises. Basically, sir, this research paper is about small medium enterprises and customer knowledge leadership. So इसको सर आगे इसमें gaps we can implement these models in Islam in Pakistan also, sir, so it can be improved in Pakistan economic growth. तो बेसिक जो है सर वो हम लोगों ने जो है वो रिलेशनशिप अमंग जो है ये नॉलेज ओरिएंटेड लीडरशिप एंड मेरे पास जो वेरिएबल्स आएंगे कस्टमर नॉलेज और इनोवेशन, इसके ऊपर सर वी विल वर्क आउट एंड फर्दर डेवलप आवर रिसर्च प्रपोजल एंड वर्क ऑन इट सर. नहीं सर. अच्छा जी, ऑनलाइन भी सबको ये नजर आ रही है जी प्रेजेंटेशन? आ रही है यस सर, आ रही है. यस सर, आ रही है सर. चले, आई एम श्योर आप लोगों के इंटरेस्ट की ज़्यादा होगी क्योंकि आप सारे ऑलमोस्ट इसी एरिया में काम कर रहे हैं. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी सारे लोग हैं, तो उनके पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी बात कर लेते हैं. चलिए, अभी आपने एक स्लाइड शेयर छोड़ दी थी कि सुपरवाइजर आपके डॉक्टर तहसीन अहमद कुरैशी हैं, आप इनके साथ काम करना चाह रहे हैं, तो इनसे बात की आपने कोई? सर बात हुई है सर, ही इज वर्किंग इन मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड एंड रिसर्च और वेस्ट यूएन के अभी टेंपरेरी एम्प्लॉय वहां पे एफएओ है, बाकी तो कैसे तो सीवी शेयर. ओके, बस ठीक है, वो आप शेयर कर लीजिएगा. अच्छा देखिए, इसमें ना आपका एरिया मोटे तौर पे ठीक है कि आप कुछ इम्पैक्ट एनालिसिस करना चाह रहे हैं, ऐसे ही है ना? आपने कुछ इसमें वेरिएबल्स डिफाइन किए, उन वेरिएबल्स का कुछ डिपेंडेंट है, कुछ इंडिपेंडेंट है, कुछ कंट्रोल वेरिएबल होते हैं, तो ये वेरिएबल्स को हम देखेंगे भी बाद में. बट वेरिएबल्स का रिलेशनशिप जो होता है वो इम्पैक्ट एनालिसिस होती है, जो कि एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम होता है. उसमें दो स्टेजेस होती हैं सबके लिए जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले लोग हैं, कि पहले आप इम्पैक्ट एनालिसिस करते हैं, फिर आप एक मॉडल सजेस्ट करते हैं जिसमें वो इम्पैक्ट जो है उसके पहलुओं को इम्प्लीमेंट करते हैं. तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है या काम होता है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स को करना होता है. यानी पहले वो सिस्टम की एनालिसिस करते हैं, देखिए कैसे होता है. एक प्रोजेक्ट है, उसमें एक बंदा आगे बैठता है, वो उस प्रोजेक्ट को एनालाइज करता है, वहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल्स को स्टडी करता है और ये फिगर आउट करता है यार कि ये दो वेरिएबल्स हैं जिनका इम्पैक्ट किसी और वेरिएबल पे पड़ रहा है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है. तो ये एक फेज ऑफ रिसर्च हो जाता है. सेकेंड फेज रिसर्च में रिजवाना ये होता है कि आप उन इम्पैक्ट्स को देखते हुए कि यार ये दो वेरिएबल इंपॉर्टेंट हैं, ये अब मैंने अपने सिस्टम में लेकर आने हैं ताकि मेरे लोगों के ऊपर इसका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करे और परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए. तो सेकंड फेज में आप एक मॉडल डेवलप करते हैं, वो प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, और वो मॉडल जो है लेके चलता है अपने सिस्टम के अंदर और इन दी लॉन्गर रन उस पर दोबारा एनालिसिस करता है कि अब ये चीजें चेंज होती हैं, इनसे क्या फर्क पड़ा. दिस इज हाउ प्रोजेक्ट मैनेजर वर्क्स. पहले आप सिस्टम में बैठते हैं, प्रोजेक्ट को एनालिसिस करते हैं, प्रोजेक्ट के लूपहोल्स निकालते हैं, फिगर आउट करते हैं, फिर वो लूपहोल्स की एड्रेस करने के लिए एक सिस्टम में चेंजेस करते हैं और फिर दोबारा देखते हैं कि ये सब फर्क पड़ा नहीं. ये इस तरह एक लॉन्गर केसेस में ये करते हैं हम. आप या स्टूडेंट्स के साथ ये किया जाता है कि चले वो एक स्टेज कर ले सॉर्ट ऑफ के वो सिस्टम के अंदर है, उन्होंने लूप होल्स देखे और वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लिया बाय डूइंग सम डाटा एनालिसिस. डाटा कलेक्ट किया, एनालिसिस की, रिलेशनशिप्स आ गए. ये अगर आप कर ले तो आपका थीसिस हो जाता है. एक और थीसिस ज्यादा अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इससे नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं कि जी ओके थीसिस भी कर लिया, अब मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और करके दोबारा इसको रीवर्क करके देखूंगा कि अब क्या फर्क पड़ा. ये थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है इसमें, मतलब ये दिस इज अ टाइम पीरियड से 3 4 5 साल शायद उसमें आपको वेट करना पड़ेगा टू सी द एनालिसिस आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू सिस्टम. लेकिन देखिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फास्ट पेस पे इसको भी लेके चल पाते हैं या इन दी लॉन्गर रन अगले काम को लेके चलते हैं, से पीएचडी में ऐसा काम कर लेते हैं. ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चलता है. तो आपका ये टाइटल जो है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ से एक थीसिस के, ठीक है कि आपने कुछ रिलेशनशिप निकालना है, इसको थोड़ा सा आपने शॉर्ट करना है, ये बहुत बड़ा है.
इनफैक्ट आप नॉलेज ओरिएंटेड लीडरशिप पे बात करना चाह रहे हैं, और बाकी जो कुछ और फैक्टर्स हैं वो उससे रिलेटेड ही लग रहे हैं मुझे। तो अब आप इसकी एक थोड़ा सा आपने एक जजमेंट कॉल देनी है कि मैं इसको कैसे प्रिसाइज करूं। इनफैक्ट यू आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश द इम्पैक्ट ऑफ नॉलेज ओरिएंटेड लीडरशिप ऑन द फर्म्स परफॉर्मेंस, जो मुझे लग रहा है। ठीक है, कि जब आपकी लीडरशिप में पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, हिकमत वाली होगी, तो वो परफॉर्मेंस पे कैसा इम्पैक्ट डालेगी। और कस्टमर को भी बीच में आप लेकर आ रहे हैं। अब ये थोड़ा सा आपने इसको देखना है, क्योंकि हर वेरिएबल को आपने फिर सेटिस्फाई करना है विद सम रिसर्च पेपर कि वहां पे ऐसी बात हुई है तो मैं लेकर आया। तो अब थोड़ा सा आपने इसको उस परस्पेक्टिव से देख लेना, लेकिन आइडिया ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके पेपर के ऊपर। पेपर आपने अभी तक जिक्र नहीं किया। पेपर का टाइटल क्या यही है यहाँ लिखा हुआ? ये पेपर का टाइटल ही यही है? ओके, ओके फाइन। तो बस ठीक है। अब इसमें से ये तो पेपर का टाइटल है ना, अब आपने अपना टाइटल बनाना है जो कि एग्जैक्ट पेपर का तो नहीं होगा, थोड़ा सा आपने उसको मुसलमान करना है। ठीक है, लेकिन ये कि अब ये आर्टिकल है, ये पब्लिश हुआ है जर्नल ऑफ इनोवेशन एंड नॉलेज के अंदर। इस जर्नल को आपने सर्च किया स्कोपस के ऊपर जाके? ओके, तो आपने यहाँ पे ना वो चीजें मेंशन करनी होती कि जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर इतना है, साइटेशन स्कोर इतना है, स्कोपस में यस है, वेब ऑफ साइंस पे यस है, HJRS में W कैटेगरी है, यस है, क्वार्टाइल 1 का जर्नल है, क्वार्टाइल 2 का जर्नल है। ये सारी बातें हमने क्लास में की हुई हैं। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे ले आओगे। और ये एक पेपर है, इस टाइटल पे आपको और बेताशा और भी पेपर्स मिलेंगे। तो आप वो कम से कम 5 पेपर्स लें, ताकि आप पांचों पेपर को कंबाइन करके अपना टाइटल डिफाइन कर सकें, और एक को अपना बेसलाइन पेपर रख लें, जो कि आप आइडिया आपको देगा कि चलना कैसे। समझ गए बात? तो इस तरीके से आपने इसको लेके चलना है। बाकी ठीक है। इंट्रोडक्शन का मैंने बताया था कि मैं आपसे लिखवाऊंगा, और वो आपसे मैं आपसे कुछ लोगों ने मुझसे शेयर भी किया, और उसमें मैंने कुछ पंच लाइन्स बताई थी आपको कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। तो कोई रिपीट कर सकता है कि वो पंच लाइन्स क्या थी? इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम थी, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम थी, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ योर सोल्यूशन था। ये तीन चीजों पे आपने एक एक दो दो पैराग्राफ लिखते थे, तो आपका इंट्रोडक्शन सेक्शन बन जाता है। वो आपने मुझे रिटर्न में, आई मीन टू से कि आप देंगे टेक्स्ट फॉर्म में, वर्ड फाइल में, वो मैं आपको उसके ऊपर फिर साथ साथ चीजें ऐड करते जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपने शायद कट पेस्ट किया हुआ है फ्रॉम द पेपर। थोड़ा सा आप इसको आप खुद अपनी जुबान में लिखोगे जब आप 2-3 पेपर पढ़ लोगे, जिसमें ये पंच लाइन्स 3 होंगी जो मैंने आपको बताई। इन पे आपने बात करनी है अपने अल्फाज में। ठीक है, तो बाकी ठीक है जी। थैंक यू। ओके जी, रिजवाना आपका देख लें अभी। अच्छा जी, चले, आपने मुझे किया हुआ है ना, मेल किया हुआ है शायद, दोबारा करती हैं? दोबारा मुझे भेज दें जी। सर ऑनलाइन मैंने भी आपको आपने प्रेजेंट करना, चलें आप कनेक्ट कर ले सर, मैं आपको जो है ना वो। सर मैंने आपको व्हाट्सएप किया हुआ है, अगर कैंडी वहां से सर कर दें। व्हाट्सएप किया हुआ है मुझे आपने? मुझे सर सर आपने किस नाम से किया हुआ है? नज़ीर सर। अच्छा, मैंने शायद आपके नाम से सेव नहीं किया हुआ, तो इसमें जसवंत जी, ह्यूमन फैक्टर इन एविएशन एक्सीडेंट्स, ऐसे ही है? यस सर, यही है सर। नज़ीर। इधर से व्हाट्सएप कर दिया अपडेट नीचे। चलें, मैं इधर भी ऐसे, आपने मुझे एक दफा भेजा हुआ तो है ना, मैं देखता हूँ, अगर मुझे नजर आ गया तो मैं भी आपके नाम से इसको देख लेता हूँ। आपने अपने नाम से भेजा था मुझे, ये चेंजेस है कोई अभी? ये आपका इधर आई भी है वैसे। आई थिंक ये प्रेजेंटेशन है। ठीक है, आ जाती है। अच्छा जी, चलें पहले हम चला लेते हैं प्रेजेंटेशन जो है वो नज़ीर की, फिर जो है वो चलाते हैं रिजवान। चलो जी, मैं लिंक कर रहा हूँ। ह्यूमन फैक्टर इनोवेशन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन।
ठीक है जी। नजर आ रहा है जी आपको नजीर? सर आ रहा है सर। चलें जी, अभी मैं इसको डिस्प्ले मोड पे कर देता हूँ। आप बोलते जाएं, और जब मूव करना हो तो मुझे बता दीजिएगा, आई मूव इट फॉर यू। राइट सर, अभी नजर सर आ रहा है सर। ठीक है जी, बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज नज़ीर अहमद। माय टॉपिक इज ह्यूमन फैक्टर इन एविएशन एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन। सुपरवाइजर, माय सुपरवाइजर इज डॉक्टर इमरान शफी। सर नेक्स्ट प्लीज। For the topic, I consulted one journal and one book. The journal name is the International Journal of Aviation Psychology by Taylor and Francis, और इसका इम्पैक्ट फैक्टर है सर 1.61। ये डब्ल्यू कैटेगरी का जनरल है सर, एंड वेब ऑफ साइंस के ऊपर मौजूद है सर। और दूसरी सर किताब है ह्यूमन एरर अप्रोच टू एविएशन एक्सीडेंट एनालिसिस, जिसको हम एच फैक्स कहते हैं सर, बाय विगमैन एंड शपल सर। ये दो, एक जर्नल है और एक बुक है सर। ये दो मैं मेन कंसल्ट कर रहा हूँ सर। नेक्स्ट कैंडी सर। सर इसके अंदर जो रिसर्च पेपर्स मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, उसमें एनर ह्यूमन एरर पर्सपेक्टिव्स इन एविएशन है सर। ह्यूमन फैक्टर एनालिसिस ऑफ पोस्ट एक्सीडेंट डेटा अप्लाइंग थियोरेटिकल टेक्सोनोमस ऑफ ह्यूमन एरर। इसमें बेसिकली सर डेटा है। और तीसरा है इफेक्ट ऑफ एच फैक्स एंड नॉन एच फैक्स रिलेटेड फेटेलिटीज है सर, ये फैक्टर्स नहीं है, इन जनरल एविएशन एक्सीडेंट यूजिंग न्यूरल नेटवर्क सर। ये सर तीन पेपर शॉर्ट लिस्ट किए हैं सर, और भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं सर। बेसिकली सर मैं फोकस करूंगा अपने इस रिसर्च में जो एच फक्स मॉडल आजकल हम यूज कर रहे हैं सर, जिसको ह्यूमन फैक्टर क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस सिस्टम कहते हैं सर, और स्विस चीज मॉडल के ऊपर सर। इनको सर आगे लेके चलूंगा सर इंशाल्लाह। नजीर, और कुछ तो नहीं बताना? नहीं सर, थैंक यू सर फॉर अभी तक सर ये। अच्छा चले, ठीक हो गया आपका ओवरऑल। देखा जाए तो टाइटल ठीक है, आप इसको आपने अलाइन भी कर लिया है पब्लिश सबके साथ। अभी आपने सर करना ये है कि कोई सिंगल पेपर ऐसा शॉर्टलिस्ट कर लेना है जिसको आप सॉर्ट ऑफ इम्प्लीमेंट करने के काबिल हो, जिसके अंदर कुछ डाटा एनालिसिस हुई भी हो। ठीक है सर। सर ये इस बुक को मैं कर सकता हूँ सर? ये मैंने आपसे पूछना था, ये जो शेफल एंड विगमैन की बुक जो मैंने जर्नल के बाद नीचे की है सर, इसमें बहुत कुछ इसमें डेटा भी है, और लेकिन थोड़ी सी है सर ये पुरानी, ये 2013 सर, अभी शायद मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ। पब्लिश हुई 2011 में हुई है सर शायद सर। थीसिस है, बट मुझे जो समझ आ रही थोड़ी सी बुक नहीं है शायद ये। बहरहाल बहरहाल, मेरे साथ। आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, ये भी ठीक है। यही इनफैक्ट एक 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 अप्रोच इन्होंने डिफाइन की हुई है, जो कि सर एविएशन एक्सीडेंट एनालिसिस के इस एनालिसिस के लिए इन्होंने यूज की होगी। तो उससे मुझे लग ये रहा है कि ये कोई थीसिस है, और थीसिस के ऊपर उन्होंने कोई सिंगल अप्रोच को लेके चले हैं, और उसको उन्होंने डिटेल में बयान किया है कि उसका क्या इफेक्ट आता है एविएशन सर एक्सीडेंट एनालिसिस के ऊपर। तो आप इसको लेके चल सकते हो। होगा ये कि देखो, ये पुराना काम है, आपने नए पेपर भी पढ़े हैं, तो आप इस अप्रोच को सर रिवाइज कर लोगे, या इसमें जो चीजें कम है वो ऐड कर लोगे। तो ठीक आप है एक सर। नई अप्रोच बन जाएगी आपकी, जो कि अगेन यूज होगी फॉर एविएशन एक्सीडेंट एनालिसिस। ठीक हो गया सर, तो राइट बस सर। ये आपने इस ठीक परस्पेक्टिव से इसको लेके चलना है कि ये अप्रोच है, सर। ठीक है। इसने एक 2013 तक की बात की हुई है। अब अगले 10 साल में जो सर कोई नई चीजें ऐड हुई हैं, वो आप करंट लिटरेचर को पढ़ते हुए इसी अप्रोच में ऐड करते जाओ, और ठीक इस है तरह सर। से आप एक नई अप्रोच बना लो, और उसको अपने अपने सेटअप में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। डाटा उस पर आप देख लो कि इसने डाटा कैसे लिया है, आपने भी डाटा लेना होगा, और अकॉर्डिंगली सर एक पायलट सर स्टडी आप करेंगे, और फिर आगे उसको एक्सटेंड कर सकते राइट सर, राइट सर। हैं। ठीक है। ठीक है सर। लेकिन बहरहाल आपकी, ठीक हो गया आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। आप क्योंकि आपका बैकग्राउंड नहीं है स्टिल, जो आपने एफर्ट किया वो अच्छी है, और आप और अच्छा कर सकते हो डेली, अगर इसको सर। आप टाइम देते रहो। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर, इंशाल्लाह सर। चले, थैंक यू वेरी मच नदीर, शुक्रिया। अच्छा जी, रिजवाना आप आ जाइए। लेट मी क्लोज इट।
ऑनलाइन जो लोग हैं उनमें से अभी कोई और प्रेजेंट करना चाहे तो मुझे अपना प्रेजेंटेशन व्हाट्सएप कर दे, मैं उसको यहाँ खोल लूंगा। देखिए हर प्रेजेंटेशन में से आप सबके लिए कुछ ना कुछ सीखने की चीज है, सही है, ये ध्यान में रखें। थोड़ा उस लिहाज से अपनी दिमाग को मूव करें और सोचें कि इसमें मैं क्या, मेरे क्या सीखने वाली बात है। अच्छा जी, तो लेट्स आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रिजवाना सलीम है और MSP की स्टूडेंट हूँ। मेरे टॉपिक जो है वो है इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड एम्प्लॉय मोटिवेशन ऑन प्रोजेक्ट सक्सेस यूजिंग एजाइल फ्रेमवर्क। रेफरेंसेस क्या है नेक्स्ट में? जो जर्नल है इसमें डिफरेंट शो रहे हैं कि IIII में भी इसका एक रेफरेंस है, एन एम्पिरिकल स्टडी ऑफ द प्रोडक्ट ओनर रोल इन स्कम। तो ये IEEE में वो है, पब्लिश हुआ है। अब इस टॉपिक के बारे में बताना ये चाहूंगी कि हमने कम्युनिकेशन और एम्प्लॉय अफेक्टिव कम्युनिकेशन और एम्प्लॉय जो मोटिवेशन है उसको एजाइल फ्रेमवर्क के लिहाज से देखना है। तो एजाइल फ्रेमवर्क क्या है? एजाइल फ्रेमवर्क के हवाले से बताऊंगी कि ये एक मेथोडोलॉजी है जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, कोलैबोरेशन है और स्मूथली वर्किंग होती है इसके अंदर। तो उसी को लेके हमने जो अफेक्टिव कम्युनिकेशन फोस्टर कोलैबोरेशन एंड रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग बाय एम्प्लॉय मोटिवेशन ड्राइव प्रोडक्टिविटी एंड कमिटमेंट। इन सिंपल हम कहेंगे कि गुड कम्युनिकेशन मीन एवरीवन नो व्हाट्स गोइंग ऑन एंड हाई मोटिवेशन मीन एवरीवन एक्साइटेड टू डू देयर पार्ट। तो इसको लेके अपना आगे काम फर्दर करूंगी कि ये किस तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या प्रोजेक्ट को सक्सेस करने में हेल्प करता है। अच्छा जी, ओके। सो टाइटल आपका है इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड एम्प्लॉय मोटिवेशन ऑन प्रोजेक्ट सक्सेस यूजिंग एजाइल फ्रेमवर्क। ठीक है, टाइटल तो परफेक्ट है आपका, यानी शॉर्ट क्रिस्प और टू द पॉइंट है। और डॉक्टर एहसन सगीर से बात हुई थी आपकी? ओके, तो ओके, तो दैट्स गुड। वो आपको इस पे अच्छा गाइडेंस भी दे देंगे। रिसर्च पेपर में जो आपने अब चीज देखनी है वो अगेन क्वालिटी पर्सपेक्टिव से चेक करना है, इनकी इंडेक्सेशन देखनी है कि ये इंडेक्स है यानी सब वेब ऑफ साइंस में, स्कोपस में, JRS में, वो आपने एक पर्सपेक्टिव देखना है। ठीक है, मैं आपको एक प्रेजेंटेशन अभी दिखा देता हूँ सैंपल के तौर पे कि उस तरह से आपने इन पेपर्स को डालना है कि जी इनका क्या क्या वो वैल्यूज कहाँ कहाँ पे यस है। अभी इसमें कोई बहुत लेटेस्ट पेपर नजर नहीं आ रहा मुझे, वो थोड़ा सा आपने देख लेना है, कुछ और नए पेपर भी देखें। ठीक है, जो अगले पिछले 2-1 साल में इस एरिया में पब्लिश हुए हैं जिसमें कोई एजाइल फ्रेमवर्क की बात हुई हो, और ये कोई इस तरह की एनालिसिस की गई हो कम्युनिकेशन और एम्प्लॉय मोटिवेशन की, इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर बात की गई हो इन सम लेटेस्ट पेपर। ठीक है, तो बाकी ठीक है। मेरे ख्याल में कैन कैरी ऑन विद दिस वर्क। आहिस्ता आहिस्ता इस पे आप बिल्ड कर सकती हैं अपने काम। ठीक है जी, ओके। और कोई किसी की प्रेजेंटेशन आप में से, या टाइटल अभी तक फाइनलाइज ना हुआ हो तो वो प्रेजेंटेशन बेशक ना भी बनाई हो, बट आई वुड से कि आके प्रेजेंट कर दें। सबने कर दिया अपना काम, आइडिया टाइटल हो गया फाइनल सबका? इधर से आपका हो गया, रिजवाना का हो गया, रफ़ी साहब का हो गया, आपका भी हो गया है, उस सुफियान से भी हो गई बात, आसिम से हो गई है, अब्बास से भी बात हो गई है, सॉरी असगर नाम है। आपसे भी बात मेरी हो गई थी, मैंने आपको कहा था थोड़ा टोन चेंज कर लेना। ठीक है, तो वो टेक्निकल की जगह, मतलब वो प्रोग्रामिंग की जगह निकल के आप आ जाएं थोड़ा सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले साइड पे। तो उस पर आपने कुछ होमवर्क कर लिया, पेपर्स हैं? ओके, चलें, वो मैं आपसे ना देख लेता हूँ। आपने कर लिया जी? प्रोसेस थोड़ा तेज करो ना।
काफी लेट हो रहा है। आप जी, आपने अभी तक नहीं किया? जी आपका, आपने भेजी है? किस नाम से भेजी है? तैयब जुबैर। आपने ईमेल की थी, अभी व्हाट्सएप कर सकते हो? अच्छा चलो मैं देख लेता हूँ अगर व्हाट्सएप पे आ गया। ये आ गई है, ठीक। पीडीएफ फाइल भेजी है आपने? आपने मुझे पहले भेज दिया था, वैसे मुझे याद पड़ता है पहले आपकी आई हुई थी प्रेजेंटेशन, तो लेट मी शेयर इट। ठीक है जी, चले तैयब साहब आइए, बताएं आपको क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तैयब ज़ुबैर है और मैं एमएस पीएम का स्टूडेंट हूँ। और जो मेरा टॉपिक है, जो जिस पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जो सर ने बताया उसमें ईगोसेंट्रिक लीडरशिप, egocentric leadership on employee behavior consequences. आगे mediating role of moral distancing and mediating role of emotional resilience. इसके बाद जो इंट्रोडक्शन है, इसमें इंट्रोडक्शन में ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडरशिप होती है। लीडरशिप पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी लीडरशिप होती है। और जो मेरा जो रिसर्च किया वो नेगेटिव इकोसेंट्रिक टाइप ऑफ लीडरशिप है। उसमें ये होता है कि आपका जो लीडर होता है, जो मैनेजर होता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो नेगेटिव एक इकोसेंट्रिक उसकी अप्रोच होती है, नेगेटिव लीडरशिप होती है, जिसमें ये होता है कि हर टीम में जो उसके वर्कर होते हैं, टीम मेंबर होते हैं, वो भी काम कर रहे होते हैं, वो भी अपना पूरा मतलब हार्ड वर्क करके अपनी टीम की सक्सेस में एक अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। लेकिन जो लीडर होता है, उसके मैनेजर होते हैं, वो सब क्रेडिट वो अपने आप को खुद देते हैं, वो खुद ले रहे होते हैं, वो अपनी टीम को साथ लेके नहीं चाह रहे होते, उनको मोटिवेट नहीं कर रहे होते, ना उनको उसका क्रेडिट दे रहे होते हैं। तो इससे ये होता है कि इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट जाते हैं। एम्प्लॉयज अपने काम को डिलेज करते हैं, पोस्टपोन करते हैं, और काफ़ी सारी मतलब टर्न ओवर होता है ऑर्गेनाइजेशन में, और ये काफ़ी इफेक्ट करती है इसमें ऑर्गेनाइजेशन में। इसके जो स्टडी ऑब्जेक्टिव है वो डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ नार्सिसिस्टिक लीडरशिप ऑन वर्कर प्रोक्रेस्टिनेशन। जिसका ये मतलब है कि मतलब जब आप एम्प्लॉयज को क्रेडिट नहीं देंगे, उनको मोटिवेट नहीं करेंगे, सब क्रेडिट अपना मैनेजर या लीडर जो होता है वो खुद देगा, तो आपके जो एम्प्लॉय होंगे, आपके जो टीम मेंबर होंगे, वो अपने काम को पोस्टपोन करेंगे, विड्रॉल करेंगे, और ये चीज़ें हैं। अच्छा जी, ओके। तैयब टाइटल पे आप क्या आ जाते हैं? चलिए, egocentric leadership on employee behavior consequences, mediating role of moral distancing and moderating role of emotional resilience। ठीक है, टाइटल आपका ठीक है। क्या ये टाइटल किसी रिसर्च पेपर का टाइटल है? ओके, ठीक है ठीक है। नहीं, जो पेपर आप यहाँ यार आपने मेंशन किए हैं, कोई मेंशन नहीं किया है वैसे ना, कोई रिसर्च पेपर मेंशन करने चाहिए थे कि ये फलां रिसर्च पेपर मैंने देखे हैं, दो तीन चार, तो थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि आप किस तरह की चीजें पढ़ रहे हो। तो अभी आपने जिस तरह कहा ना कि आपने देखना है कि मेरा जो पेपर है वो कहाँ पब्लिश हुआ हुआ है, तो वैसे टाइटल जो है वो ठीक है, आप इस पे काम कर सकते हो। इसमें कोई डाटा कलेक्ट होगा, जब डाटा कलेक्ट होगा तो ये एनालिसिस में सारी चीजें सामने आएगी, तो ठीक है, ऐसा काम जो है वो आप थीसिस में करते हैं। और देखो, इसकी नेक्स्ट स्टेज ये होती है कि पहले ये प्रॉब्लम नजर आए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इन पे आपने एनालिसिस की, फिर आपने इसकी करेक्शन लगाई उसी ऑर्गेनाइजेशन, जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है, और फिर उसका दोबारा एनालिसिस किया कि जी क्या फर्क पड़ा है। इस तरह से पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। बट ये कि पीस बाय पीस दिस इज अ थीसिस व्हिच यू कैन डू। सुपरवाइजर कौन होगा आपका? अच्छा,
कोई बात नहीं, आप यू कैन सेलेक्ट अ पर्सन आउटसाइड यूनिवर्सिटी, गाइडेंस लेनी है आपने उनसे, आप गाइडेंस लें तो आपको बताएंगे, उनसे काम कराएं, उनकी सीवी शेयर कर लें आप, तो वो ओके हो सकता है। थीसिस आपने करना है या नॉन थीसिस ऑप्शन पे जाना है? नॉन थीसिस पे जाना है तो चलें, फॉर द पर्पज ऑफ कोर्स आप उनको इंक्लूड रखें, गाइडेंस लें, और जो जो काम हम कर रहे हैं वो आप साथ साथ करते रहें, ठीक है। तो ठीक है, बस इसमें भी जो कमी है वो रिसर्च पेपर्स की कमी है, वो आप अकॉर्डिंगली इसमें कर लें, ऐड करें, और फिर इसी प्रेजेंटेशन को आप सबने बिल्ड करना है, इसी को ठीक करना है ना। तो वो ठीक जो है वो इसमें अब जो गलती है उनको आप ठीक कर लीजिए। अब इसमें कुछ और चीजें भी प्रेजेंटेशन के पर्सपेक्टिव से सबके लिए मैं बताऊं कि देखें, जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना तो स्लाइड के ऊपर आपने थोड़ा कंट्रोल हासिल करना होता है, स्लाइड को यूज ऐसे करना होता है कि विजिबिलिटी हो सब लोगों को, सही है। टेक्स्ट इतना ज्यादा ना हो कि वो बुरा लग रहा हो, ठीक है, टेक्स्ट मुनासिब होना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि कलरफुल स्लाइड्स को अवॉइड करें। आई मीन टू से कि ब्लैक एंड वाइट, या तो टेक्स्ट हो ब्लैक, बैकग्राउंड हो वाइट, या बैकग्राउंड हो ब्लैक, टेक्स्ट हो वाइट, सबको नजर आएगा। ताकि सिर्फ अगर आप इस जामनी वाले पोर्शन को निकाल लें तो ये इसकी, वैसे अदरवाइज जो है वो विजिबिलिटी सबको ठीक है, अच्छी है। तो सारे कोशिश करें कि सादी स्लाइड रखें, कोई ऐसे डिजाइन वाली स्लाइडें जो है, लाइक जो पहले सारे जमाने की स्लाइड थी उसमें काफी कुछ जाया हो जाता है, क्योंकि कलर शलर उनके डिजाइन जो है बीच में आपको हिंडर करते हैं लिखते हुए। तो प्लेन स्लाइड्स रखें, वो इट गिव्स अ गुड और मोर प्रोफेशनल लुक टू योर वर्क, आपको स्पेस ज़्यादा मिल जाती है, और अकॉर्डिंगली आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फोंट के ऊपर ये ध्यान में रखें कि फोंट जो है वो अगर आप एरियल इस्तेमाल करोगे तो वो सबसे अच्छा फोंट होता है नज़र के लिए, तो एरियल इस्तेमाल करें, बोल्ड करने की जरूरत नहीं होती है, या टॉपिक कर लें बोल्ड, ऐसा थोड़ा सा देख सकते हैं आप, या उसका साइज बड़ा कर सकते हैं या बोल्ड कर सकते हैं, वो आप थोड़ा सा आप देख लें अपने एंड पे। एरियल को इस्तेमाल करें, उसका फोंट साइज जनरली 24 और 28 जो होता है वो एक रीजनेबल साइज होता है, तो इससे कम साइज जो है वो आप यूज करेंगे तो वो नजर नहीं आएगा। तो ये कुछ चीजें जनरल प्रेजेंटेशन पर्सपेक्टिव से हम सब के दिमाग में होनी चाहिए, आपके लिए भी, और जो हम बाकी लोग जो ऑनलाइन सुन रहे हैं सारे, उनके लिए भी इस बात को इसी तरीके से लेके चलना है। ओके जी, सो मैं इसको क्लोज करता हूँ। ओके, एनीबडी एल्स आउट ऑफ यू? जी पीछे एजाज, आपने कुछ बताना है? नहीं तो आप बेशक बोर्ड पे बता दो, कोई प्रिंटेड फॉर्म में चीज है वो दिखा दो। अच्छा चलें, ये अभी सिर्फ सामने बोर्ड पे बात करेंगे, अगर सेशन खत्म हो तो काइंडली दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैंने जो रिसर्च टाइटल चूज किया है तो वो, चूंकि मैं खुद बिजनेस करता हूँ तो मैंने कम्पिटिटिव इंटेलिजेंस पे जो है ये चूज किया हुआ है। और इस पे जो है कम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, जो अगर लफ्ज से हम देखें तो कम्पिटिटिव मीन बेटर देन अदर्स, कंपैरेटिवली टू अदर बिजनेसेस या पर्संस। और इंटेलिजेंस इज डेटा गैदरिंग और डेटा पिकिंग। तो ये इस पे मैं काम कर रहा हूँ। और इससे फिर आप बिजनेस के मुख्तलिफ फील्ड पे आप अप्लाई कर सकते हो, जिस तरह मार्केटिंग इंटेलिजेंस है, इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस, क्वालिटी इंटेलिजेंस। तो ये आप सब चीजें थे, इसको आप जो है कंबाइन कर सकते हो और उसको आप अपने आप को कम्पिटिटिव बना सकते हो। क्योंकि बिजनेस की कंटिन्यूटी और सस्टेनेबिलिटी इसी में है कि आप अपने आप में कम्पिटिटिव इंफॉर्मेशन और डेटा गैदरिंग करें। तो जिस तरह आप बिजनेस इन्वायरमेंट को देख ले तो आपके पास जो है बिजनेस के मुख्तलिफ कैटेगरीज होते हैं, उसके टाइपोलॉजीज होते हैं। जिस तरह बाज लोग डिफेंडर पोजीशन पे होते हैं, बाज प्रोस्पेक्टिव पोजीशन पे होते हैं, बाज एनालाइजर होते हैं, और रिएक्टर बिजनेसेस भी होते हैं। तो उसको उस लेवल पे आप अपना कंपेटिटिव इंटेलिजेंस स्ट्रेटजीज बनाते हो, मार्केट से डेटा गैदरिंग करते हो कि आपका सेम लेवल का बिजनेस किस तरह ऑपरेट कर रहा है, उसके मुकाबले में आपका बिजनेस किस तरह जा रहा है। तो इस हवाले से आप जो है अपने आप को कॉम्पिटिटिव बना सकते हो। दूसरा जो है, हमने इन्वायरमेंट को जो है बिजनेस के